हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, तो आज हम करने जा रहे हैं MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर PYQs, जो कि 4 अगस्त 2024 को हुआ था। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं स्वागत कर रही हूँ इसका। आज हम इसका मोस्ट प्रोबेबली लास्ट पार्ट कर लेंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चंस बचे हैं दोस्तों, उसे आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं इसका ये वाला पार्ट। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग 110 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे 4 पार्ट में, और वो सभी चैनल पे पड़े हुए हैं दोस्तों, आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा। उससे आगे का पार्ट हम शुरू करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 111 यानी कि 111 से इससे आगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में बजट प्रक्रिया का मुख्य किरदार किसे माना जाता है। यानी कि कौन है जो बजट प्रक्रिया में सबसे मेन भूमिका निभाता है। वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर संसद। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो उत्तर हो जाएगा संसद। जो संसद है वो बजट प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाती है, ठीक है, क्योंकि पास जो होती है संसद ही में होता है, ठीक है, और उसके बाद जो पेश होता है बजट वो भी संसद में ही होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। 112 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अपने सभी रूपों में उदारवाद का केंद्रीय विषय है। मतलब यहाँ पे आपको उदारवाद का केंद्रीय विषय बताना है। ऑप्शन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक है, आर्थिक शक्ति ही शक्ति का एकमात्र रूप है जो मायने रखती है, या फिर सांस्कृतिक समानताएं, और लास्ट ऑप्शन है, राज्य में प्रतिस्पर्धी हितों के बीच सद्भाव या संतुलन की धारणा। इसका सही उत्तर बताना है आपको दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज्य में प्रतिस्पर्धी हितों के बीच सद्भाव या संतुलन की धारणा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसने राज्य के लिए धर्मनिरपेक्षता की नींव रखी है। मर्सिलियो ने, गैलेसियस ने, एक्विनास ने या ऑस्टिन ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मर्सिलियो ने, ठीक है। मर्सिलियो ने धर्म निरपेक्षता की नींव रखी। मर्सिलियो जो है दोस्तों, ये मध्ययुगीन विचारक है, ठीक है, मध्ययुगीन विचारक। और मध्ययुग की विशेषता आपको पता होगी दोस्तों कि यहाँ पे धर्म का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। 2 तलवारों का सिद्धांत यहाँ पे प्रचलित था, जिसमें कहा जाता था कि एक तलवार जो कि शक्ति का या सत्ता का प्रतीक है राजा के पास होगी, और दूसरी किसके पास होगी, पोप के पास होगी, ठीक है। ऐसी स्थिति में ये पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता की बात करी, क्योंकि यहाँ पे धर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट था और राजनीति में उसका बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप, या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नियंत्रण था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 यानी कि 114 को। निम्न में से अरस्तुवाद एवं ईसाई धर्म के बीच संवाद या संश्लेषण का प्रयास किसने किया है। आपके ऑप्शंस हैं, सेंट थॉमस एक्विनास, अगस्तीन, सेंट एस्लीम या सेंट एम्ब्रोस, ठीक है। ये फिर से सभी दोस्तों जो हैं ये मध्ययुगीन विचारक हैं, ठीक है। आपका आंसर बताना है आपको, तो इसका में आपका आंसर हो जाएगा सेंट थॉमस एक्विनास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। सत्ता नैतिक रूप से तभी वैध होती है जब इसकी स्थापना लोगों की सहमति से की जाती है। इस कथन का श्रेय किसको दिया जाता है, यानी कि किसने कहा है। तो बताएंगे, गैलेसियस ने, ऑगस्टीन ने, एक्विनास ने और मर्सिलियस ने, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मर्सिलियस ने, ठीक है। एक बार फिर से ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या हैं, मध्ययुगीन राजनीतिक विचारक हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सॉफ्ट पावर की प्राथमिक परिभाषा क्या है। अन्य देशों को प्रभावित करने के लिए सैन्य बल का प्रयोग करने की क्षमता, या फिर अन्य देशों को मजबूर करने की बजाय आकर्षित करने और सहयोजित करने की क्षमता। ऑप्शन सी है, राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक प्रतिबंधों का उपयोग, या फिर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है, सॉफ्ट पावर का मतलब है ये ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि अन्य देशों को मजबूर करने की बजाय आकर्षित करने और सहयोजित करने की क्षमता जो है वो सॉफ्ट पावर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु निशस्त्रीकरण संधियों के अनुपालन की निगरानी और सत्यापन के लिए कौन सा संगठन बनाया गया है या जिम्मेदार है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, या फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा, या फिर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, या अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 118, भारत में संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। पहला है सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक कृति का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, या फिर संविधान का पालन और इसके आदर्शों का सम्मान। ठीक है, तो ये तीनों ही मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों, लेकिन सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम किन राज्यों में क्रमानुसार अपनाई गई थी। आपको बताना है। आपको पहला ऑप्शन है राजस्थान और मध्य प्रदेश में, दूसरा है आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में, या फिर राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, या फिर आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आपको बताना है कि किस क्रम में क्रमानुसार सर्वप्रथम किन राज्यों में अपनाई गई थी। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चों को ये बात तो पता ही होगी दोस्तों कि राजस्थान में पहले अपनाई गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे दो ऑप्शन तो यहाँ पे अलग ही हो जाते हैं, बचता है राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साप्टा कब अस्तित्व में आया, डेट बतानी है। पहला ऑप्शन है 1 जनवरी 2006, दूसरा 4 जनवरी 2007, या फिर तीसरा 3 जनवरी 2005, या फिर चौथा 16 जनवरी 2005। ठीक है, आपको बताना है ये कब अस्तित्व में आया। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 2006। ठीक है, साप्टा जो है वो 1 जनवरी 2006 को अस्तित्व में आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक्विनास के कानून का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया है, इसमें बताना है आपको सही क्या है। एक्विनास फिर से दोस्तों एक मध्ययुगीन विचारक हैं। इसमें इन्हें बताना है कि क्या इन्होंने कानून को 4 प्रकार बताए हैं। तो बताना है क्या क्या है, शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून और दैवीय कानून, या फिर ऑप्शन नंबर बी ईश्वरीय कानून, नागरिक कानून, प्राकृतिक कानून और मानवीय कानून, या फिर सी कानून का नियम, नागरिक कानून, संवैधानिक कानून और मानवीय कानून, या ऑप्शन नंबर डी शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून और कानून का शासन। आप अच्छे से ऑप्शन पढ़िए दोस्तों और मुझे इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाश्वत कानून, फिर प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून और दैवीय कानून। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। लॉक की स्वतंत्रता की संकल्पना का सबसे प्रमुख घटक क्या है, समानता है। लॉक की स्वतंत्रता की संकल्पना की नैतिक रूपरेखा निम्न में से किस पर आधारित है, प्राकृतिक कानून पर, प्राकृतिक अधिकारों पर, दैवीय अधिकार पर, या फिर संवैधानिक अधिकारों पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्राकृतिक कानूनों पर। ठीक है, सही उत्तर इसका हो जाएगा प्राकृतिक कानूनों पर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 123, यह किसने कहा कि मुख्य कार्यपालिका एक समस्या निवारक, पर्यवेक्षक तथा भविष्य के कार्यक्रमों का प्रोत्साहक है? ए ऑप्शन है हेनरी फ्योल ने, बी ऑप्शन है डिमॉक ने, सी ऑप्शन है चेस्टर बर्नार्ड ने, या डी ऑप्शन है हर्बर्ट साइमन ने। आपको बताना है कि किसने मुख्य कार्यपालिका को समस्या निवारक, पर्यवेक्षक और भविष्य के कार्यक्रमों का प्रोत्साहक बताया है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा मार्शल डिमॉक ने। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये परिभाषा है दोस्तों, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। बर्लिन ने स्वतंत्रता के 2 सिद्धांतों की सफलता का खंडन कौन करता है? कह रहा है कि बर्लिन के स्वतंत्रता के 2 सिद्धांतों की सफलता का खंडन कौन करता है? तो जो आइजिया बर्लिन है दोस्तों, इन्होंने अपनी पुस्तक 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, इनकी पुस्तक है 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। ठीक है, 2 प्रकार की स्वतंत्रता का समर्थन किया है, सकारात्मक और नकारात्मक। मुख्य रूप से जो उन्होंने स्वतंत्रता का समर्थन किया है वो किया है नकारात्मक, इसीलिए बर्लिन को नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक ज़्यादा माना जाता है। अब ये बताना है कि इन सिद्धांतों की सफलता का खंडन कौन करता है इनमें से? J.S. मिल करते हैं, या रोनाल्ड डॉर्किन, या गेराल्ड मैककेलम, या फिर चार्ल्स टेलर। ठीक है, सही उत्तर बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गोल्ड मैककेलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला। यह किसका मत है कि विकास का कोई विशिष्ट अर्थ नहीं है? जेराल्ड ई काइडन, रॉबर्ट सी स्टोन, एडवर्ड विडनर, या जॉन मॉन्टगोमरी। ठीक है, सही उत्तर बताना है इसका आपको। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जेराल्ड ई काइडन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे सभाओं यानी असेंबली के पतन का कारक नहीं माना जाता है? पहला, मिलीजुली सरकारों का विकास। दूसरा, हित समूहों और मीडिया शक्ति का उदय। तीसरा, अनुशासित राजनीतिक दलों का उदय। और चौथा, व्यवस्थापिकाओं की संगठनात्मक कमजोरी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए देखिए, इसमें पूछ रहा है कि सभाओं यानी असेंबली यानी कि जो लोकसभाएं हैं कह सकते हैं उनका पतन का एक कारण नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मिलीजुली जो सरकारें हैं वो पतन का कारण नहीं है, बल्कि इससे तो जो असेंबली है वो जब किसी भी सरकार को, जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, ऐसी स्थिति में इनसे सरकार बनाकर सरकार चलाई जाती है, ये पतन का कारण नहीं है। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस याचिका का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया है? प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार पिच्छा और प्रतिबंध। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। प्रतिबंध जैसी कोई भी रिट नहीं है। ठीक है, आपको पता होगा आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। ठीक है, इसमें प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार पिच्छा, इसके अलावा बंदी प्रत्यक्षीकरण और एक उत्प्रेक्षण। ठीक है, इस प्रकार से हमें यहाँ पर 5 रिट देखने को मिलती हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही ये रिट जारी कर सकते हैं, और ये जो रिट है ये सब आर्टिकल 32 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बताई गई है। ठीक है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। चलिए आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। बहुतंत्र का विचार किसने संबंधित है? अर्जेंट गिल्सबर्ट से, शुम्पेटर से, कैरोल पेटमन, या फिर रॉबर्ट डहल से। सही उत्तर बताना है आपको, इसका क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रॉबर्ट डहल।
ठीक है, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत रॉबर्ट डायल ने दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जटिल समानता की बात किसने करी है। तो जॉन रॉल्स ने, मिशेल वॉल्जर ने, जेम्स टिली ने या चार्ल्स टेलर ने। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसकी बात करी है माइकल वॉल्जर ने। ठीक है, मिशेल यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, एक्चुअल में इनका नाम माइकल वॉल्जर है, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। ठीक है, माइकल वॉल्जर ने। ठीक है, इन्होंने दो प्रकार की समानता बताई है, जटिल और सरल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदेश की एकता नियम को स्वीकार किया है, आदेश की एकता नियम को अस्वीकार किया है दोस्तों, अस्वीकार किया है बताना है आपको। हेनरी प्योल ने, पीटर ड्रकर ने, F.W. टेलर ने या फिर एल्टन मेयो ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, F.W. टेलर ने। ठीक है, हेनरी प्योल को शास्त्रीय सिद्धांत का पिता कहा जाता है दोस्तों। जो टेलर हैं वो वैज्ञानिक प्रबंध से संबंधित है दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक सिद्धांत दिया। इनकी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है वो सबसे प्रसिद्ध है और इन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट या वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत दिया था। ये कहते हैं, ये आदेश की एकता सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं दोस्तों, और वो कहते हैं कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए ना, एक्चुअल में जो व्यक्ति जो काम कर रहा है उसको 8 बॉस के अंडर में रहना चाहिए, 8 बॉस के अंडर में देते हैं, इसे टोली निरीक्षण कहते हैं, और 8 बॉस उसके ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो आदेश की एकता जो कहता है कि एक ही व्यक्ति से आदेश देना चाहिए, इसको अस्वीकार करते हुए 8 बॉस व्यक्ति के ऊपर रखते हैं। और जो एल्टन मेयो है, ये मानव संबंध जो उपागम है उससे संबंधित है। इन्होंने मानव या अनौपचारिक जिसको कहते हैं हम सिद्धांत लोक प्रशासन में दिया है दोस्तों। ठीक है, चलिए आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा इन सभी के बारे में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रशासन के नियम भाग है, किसका भाग है? नौकरशाही सिद्धांत का, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का, उत्तर व्यवहारवादी सिद्धांत का या फिर प्रशासनिक सिद्धांत का। ठीक है, तो जो प्रशासन के नियम है दोस्तों वो प्रशासनिक सिद्धांत के भाग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में अखिल भारतीय एवं केंद्रीय सेवाओं की परीक्षा में भर्ती के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को स्वीकृति कब दी गई थी? यानी कि जो अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाएं हैं, इनकी जो परीक्षा होती है उसमें भर्ती के लिए क्षेत्रीय सेवाओं को स्वीकृति कब दी गई थी दोस्तों? ये पूछ रहा है यहाँ पे 1974 में, 1978 में, 1979 में या 1980 में। ठीक है, तो सही उत्तर बताना है दोस्तों कि कब दिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1979 यानी कि 1979 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, वेबर की नौकरशाही का प्रतिदर्श विकासशील देशों के अनुरूप नहीं है, यह पश्चिमी देशों के उत्पाद के रूप में है, यह मत किसका है? यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत है वो विकासशील देशों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो पश्चिमी देशों यानी कि विकसित देशों के लिए बनाया गया है। बताना है किसने कहा ये? मिशेल क्रोजियर ने, रॉबर्ट मंटो ने या फिर रॉबर्ट प्रेस्तर या मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है, सही उत्तर बताना है आपको क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट प्रेस्तर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में नकारात्मक शांति का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है समाज में स्वीकृत न्याय का अभाव, या फिर राज्यों के मध्य सद्भाव और सकारात्मक संबंधों की उपस्थिति, या संघर्षों के सभी अंतर्निहित कारकों का आंशिक समाधान। लास्ट ऑप्शन है वह अवधि जब युद्ध ना तो आसन्न होता है और ना ही वास्तव में लड़ा जाता है, यद्यपि युद्ध को जन्म देने वाली शक्तियाँ अपनी जगह पर बनी रहती हैं। सही आंसर बताने हैं दोस्तों, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शंस
म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, पारस्परिक सुनिश्चित विनाश शब्दावली किस अवधारणा से सबसे अधिक निकटता से जुड़ी है? आर्थिक प्रबंधन से जुड़ी है, साइबर युद्ध से जुड़ी है, पर्यावरणीय संधि से जुड़ी है या फिर परमाणु अवरोध से जुड़ी है? आपको बताना है अपना आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जो शब्दावली है, सुनिश्चित विकास शब्दावली, ये जुड़ी है परमाणु अवरोध से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रांतों में दैत्य शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी? भारत शासन अधिनियम 1909 या फिर भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 या स्वतंत्रता अधिनियम 1947? तो आसान सवाल है दोस्तों, मुझे लगता है सभी को इसका आंसर पता ही होगा। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन से जोड़ा गया? 41वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 46वां संशोधन या फिर 42वां संविधान संशोधन? ये भी इसी तरीके का आसान प्रश्न है दोस्तों। आई होप इसका आंसर भी सबको पता ही होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा प्रस्तावना में जो भी संशोधन हुए हैं, ठीक है, जो भी इसमें केवल समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और साथ ही एक शब्द और जोड़ा गया था अखंडता। ठीक है, अखंडता इसमें और जोड़ा गया है और ये तीनों ही शब्द केवल 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। ध्यान रखिएगा प्रस्तावना में केवल 42वें संविधान संशोधन से संशोधन हुआ है। याद रखिएगा, आसान रहेगा याद करना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आपको बताना है अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 352 में या संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। दोस्तों अभी जो मैं आपको अपना रिवीजन सीरीज़ करा रही हूँ ना, इसमें हाल ही में ये क्वेश्चन मैं आपको करा रही थी और देखिए ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में एमपीपीएससी में ये सवाल पूछा भी गया है। तो इसका सही उत्तर बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक जगह अनुच्छेद 352 में इस शब्द का प्रयोग किया गया है, बाकी कहीं भी इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित देशों में से किस देश की संघीय व्यवस्थापिका के उच्च सदन के सभी सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं? नेपाल, अर्जेंटीना, कनाडा या भारत? थोड़ा सवाल कठिन है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक है, तो कनाडा में क्या होता है दोस्तों, देश की जो संघीय व्यवस्थापिका का उच्च सदन है, इसके सभी सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं इम्पॉर्टेंट मार्क कर दे रही हूँ। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सी तुलनात्मक राजनीति के मार्क्सवादी उपागम की विशेषता नहीं है? ठीक है, पहला है प्रत्ययी स्थायित्व, संगठित पद्धति या समग्रवादी स्वरूप, नेक्स्ट है सांस्कृतिक दृष्टि से स्थिर उपागम या फिर सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक ढांचा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सांस्कृतिक दृष्टि से स्थिर उपागम। ठीक है, जो मार्क्सवादी उपागम है तुलनात्मक राजनीति का, ये इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसके अधिक होने पर व्यवस्था का अतिभार उत्पन्न हो जाता है? मांग का, समर्थन का, प्रतिपुष्टि का या फिर द्वारपाल का? ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला, यानी कि डिमांड। किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में अगर दोस्तों मांगे अधिक हो जाएंगी ना, तो उस पर बहुत ज़्यादा भार हो जाएगा, क्योंकि
किस तरीके से वो मांगे पूरी करेगा। अगर मांगे पूरी नहीं करेगा तो उसका समर्थन नहीं चलेगा और पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कोलैप्स होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो इसलिए मांग अगर ज़्यादा हो जाएगी ना तो व्यवस्था पर अधिभार अधिक उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन नंबर 142, जो कि कह रहा है कि वर्ष 2023 में कौन से देश ने ओपेक से अपनी सदस्यता वापस ली है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर बी कुवैत, ऑप्शन नंबर सी अंगोला या फिर ऑप्शन नंबर डी ईरान। तो इसका सही उत्तर बताना है आपको दोस्तों, क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अंगोला। अंगोला ने दोस्तों 2023 में अपनी ओपेक से सदस्यता वापस ले ली, वो इससे बाहर निकल गया है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्मार्ट पावर, ठीक है, किसने शब्द जो है वो गढ़ा है। ठीक है, एक है सॉफ्ट पावर और एक है स्मार्ट पावर। स्मार्ट पावर शब्द किसने गढ़ा है। तो हैंस मैर्गेंथाउ ने, सुजैन नोजेल ने, जोसेफ नाई ने या फिर केनेथ एंड वॉल्ट्स ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जोसेफ नाई ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस प्रश्न पत्र के लगभग लास्ट में और अब हमारे केवल 6 क्वेश्चन बचे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है दोस्तों, लेकिन उसके बाद भी मैंने सोचा कि इस बार हम लोग सारे क्वेश्चन कंप्लीट ही कर लेते हैं, तो इस तरीके से हमारा ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144 क्या कह रहा है। ये कह रहा है उचित माध्यम से का नियम प्रत्यक्षता संबंधित है किससे। विकेंद्रीकरण से, समन्वय से, पद सोपान से या अभिप्रेरण से। ठीक है, तो आपको इसका सही उत्तर बताना है कि ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पद सोपान से। ठीक है, अगर आपने संगठन के सिद्धांत और संगठन के नियम पढ़े होंगे तो आपने उसमें पद सोपान को ज़रूर पढ़ा होगा दोस्तों, जो कि कहता है कि एक ये पिरामिड की तरीके से जो संगठन है वो काम करता है। शीर्ष में जो होता है उसके पास सारे अधिकार होती हैं और जो आदेश होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ चलता है और जो उत्तरदायित्व होता है वो नीचे से ऊपर की ओर चलता है। ठीक है, और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो संख्या है कर्मचारियों की वो बढ़ती चली जाएगी और जब जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आप देखेंगे कि कर्मचारियों की संख्या कम होती चली जाएगी। ठीक है, जैसे अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल लें तो जैसे कांस्टेबल होते हैं तो कांस्टेबल अगर होंगे 2000, ठीक है, तो उससे ऊपर जाएंगे तो हेड कांस्टेबल होंगे 1000। ठीक है, एक हेड कांस्टेबल के अंडर में जितने भी कांस्टेबल होते होंगे इसी तरीके से ऐसे जैसे जैसे आप ऊपरी पद की ओर चलते जाएंगे नंबर ऑफ जो वो होंगे अधिकारी वो कम होते जाएंगे और शीर्ष में आपको सबसे ऊपर एक अधिकारी देखने को मिलेगा। इसी को पद सोपान कहा गया है। और पद सोपान में ये भी कहा गया है दोस्तों कि जो भी आदेश हैं वो उचित माध्यम से आएंगे, कि मतलब ये नहीं होगा कि एसडीएम सीधे जो डीएम है सीधे ज़िले का वो सीधे कांस्टेबल से बात कर रहा है, नहीं, वो अगर कांस्टेबल के लिए भी उसे कोई सर्कुलेट जारी करना है या कोई आदेश देना है तो वो एक उचित माध्यम से आएगा, यानी कि वो अपने निचले अधिकारी को, जो भी अप्रोप्रिएट उसके नीचे अधिकारी होगा उसको आदेश देगा, वो वहाँ से आदेश जारी करेगा, इस तरीके से आदेश नीचे पहुँचेगा। तो उचित माध्यम से का जो नियम है वो पद सोपान सिद्धांत से संबंधित है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे हम बात करें कि एक ही जो शीर्ष है उसके पास एक मैं इसको दोबारा थोड़ा समझाती हूँ। हाँ, विकेंद्रीकरण का मतलब है कि जो शीर्ष है ना, जैसे इसमें हमने पद सोपान में देखा कि एक ही के पास क्या कहते हैं पूरा अधिकार है, यहाँ पे एक है इसके पास पूरी सेंट्रलाइज्ड पावर है, तो सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो कह रहे हैं कि एक ही के पास पूरी पावर नहीं होनी चाहिए बल्कि डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। जैसे कि हम भारत में देख सकते हैं कि सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है और फिर लोकल गवर्नमेंट स्थानीय स्वशासन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से विकेंद्रीकरण है। ठीक है, समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, कि किस तरीके से शासन में कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय के साथ चला जाए ताकि कार्यों का दोहराव ना हो, आदेश का टकराव ना हो, ये सारी चीज़ें ना हो। और अभिप्रेरण का मतलब होता है मोटिवेशन से, कि इस तरीके से प्रशासन में सभी अधिकारी और सभी लोग काम करते रहें, उनके पास एक मोटिवेशन होना चाहिए काम करने का। इसकी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जो अलग अलग, जैसे अब्राहम मैस्लो वगैरह ने बहुत सारी थ्योरीज़ दी हैं, उन्हें हम सेपरेट वीडियो में उनकी चर्चा करेंगे दोस्तों जब लोक प्रशासन पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संगठन में मनोबल को कर्मचारियों की समस्या मनोवृत्ति पाया गया है।
यह कथन किस विद्वान का है कि यह मनोबल वह मानसिक दशा है जो उत्साह, भावना, आशा, विश्वास जैसे मानसिक घटकों पर निर्भर करती है। देखिए दोस्तों, अभी इससे पहले हम लोग अभी प्रेरणा पढ़ रहे थे, उसी से संबंधित है मनोबल भी, कि मन आप मतलब कितनी इच्छा शक्ति है। मतलब ये देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि मनोबल एक मानसिक दशा है। कैसी दशा है? मानसिक दशा है, मतलब मन की एक शक्ति है जो उत्साह, भावना, आशा, विश्वास जैसे मानसिक घटकों पर निर्भर करती है कि आपने कितना उत्साह है, कैसी भावना है आपकी। अगर आपकी बहुत नेगेटिव या कमियाँ देखने की भावना है तो आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। अगर अच्छा देखने की और आगे बढ़ने की भावना है तो अच्छा कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें इसमें है। ये सब कुछ प्रशासन में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये परिभाषा किसने दी है, ये बात किसने कही, ये आपसे पूछा गया है। तो इस आपके ऑप्शन है लिटन ने, एडविन सी डेविस ने, वेस्टर ने या ब्रिच ने। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वेस्टर ने। ठीक है, वेस्टर की ये परिभाषा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। एडमिनिस्ट्रेशन शब्दावली लैटिन शब्दों एड तथा मिनिस्ट्रेशन से निकली है। इसमें एड का क्या अर्थ होता है? एड का क्या मतलब होता है? पहला कह रहा है एडवर्टीजमेंट, टू, फ्रॉम या फिर ज्वाइंट। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें एड का क्या मतलब होता है। एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन सबने सुना होगा। अब एडमिनिस्ट्रेशन में एड जो जुड़ा है इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है टू। ठीक है, इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी, टू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 147वां क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में किसी ग्राम पंचायत के सरपंच को निम्न में से किस आधार पर निलंबित किया जा सकता है? फिर से एक बार एमपी से क्वेश्चन, एमपीजीके से। ऑप्शन है बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव, सरपंच के खिलाफ वित्तीय गबन की रिपोर्ट, पंचायत भूमि पर अतिक्रमण और सरपंच के खिलाफ आपराधिक आरोप तय करना। ठीक है, किस आधार पर सरपंच को निलंबित किया जा सकता है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका सही, वो है डी। ठीक है, सरपंच को के खिलाफ आपराधिक आरोप तय करके उसे निलंबित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फिर से एमपी से। सीहोर जिले के अंतर्गत भाऊखेड़ी गांव में स्थापित एक मनरेगा पार्क जो लगभग 284 महिलाओं को आजीविका प्रदान कर रहा है, मुख्य रूप से किसके द्वारा विकसित किया गया है? राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, राज्य पर्यटन विभाग, स्वयं सहायता समूह या पंचायती राज संस्थाएं। ठीक है, तो आपसे देखिए है तो ये बहुत वैसा क्वेश्चन, बहुत डीप क्वेश्चन लग रहा है देखने में, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसे देखें तो ये पूछा जा रहा है कि मनरेगा पार्क जो है, ठीक है, वो किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, स्वयं सहायता समूहों द्वारा। ठीक है, स्वयं सहायता समूहों द्वारा ये किया जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के पेपर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि कह रहा है रूसों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूसों का मानना है कि आज़ादी का त्याग मनुष्य होने के दावे का त्याग है। दूसरा कथन है रूसों के लिए आज़ादी व्यक्ति तथा नैतिक आत्मनिर्णय की क्षमता है। आपको बताना है केवल एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, और ये एक ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? आपको ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि एक और दो दोनों ही यहाँ पे क्या है? सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, और बल्कि कह सकते हैं कि एमपीपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है उसका अंतिम क्वेश्चन 150वां। संप्रेक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें उन विचारों का संवहन एवं ठीक पुनरावृत्ति की जाती है जो प्रतिपुष्टि से सुदृढ़ होते हैं और संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों को उत्प्रेरित करते हैं। यह कथन बताना है आपको किसका है? डब्ल्यू.जी. स्कॉट का, टेरी का, फ्रैंकलिन का या एलन का। ठीक है, सही उत्तर आपको इसका बताना है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा डब्ल्यू.जी. स्कॉट का। ठीक है, ये जो प्रश्न है, जो कथन है, ये डब्ल्यू.जी. स्कॉट का है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस तरीके से दोस्तों हमने अपना पूरा एमपीपीएससी का पेपर जो था वो कंप्लीट कर लिया है।
ठीक है, ये आपको कई पार्ट में मिला है और इस तरीके से आप इसके सारे, ये आज इसका अंतिम पार्ट है दोस्तों। आप सारे पार्ट जाकर चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। इसके बाद दोस्तों हम असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी में जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसके पेपर को देखेंगे, उसे भी सॉल्व करेंगे। और एग्ज़ाम, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के पेपर देखने से दोस्तों आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि एमपी में क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है। और जो जून में पेपर होने वाला है अभी 2025 में, उसकी तैयारी में आपको बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों। क्योंकि 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था एमपीपीएससी का, उसमें और ये 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है, दोनों के पैटर्न में बहुत ज़्यादा अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। तो अब आपको इसी वाले पैटर्न को पकड़ के अपनी तैयारी करनी है। आपको देखना है कि पेपर एक अच्छे खासे लेवल का है, एमपी भी काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने जून वाले पेपर के लिए प्रिपरेशन करनी है दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आपको ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी और आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। मैं मिलूँगी आपसे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मन लगा के पढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों।